एक वीडियो और ये स्टोरी भी खत्म। और गाइज प्लीज मेरी न्यू स्टोरी रिवर्थ ऑफ डार्कर क्राउन जरूर सुनकर देखिएगा। चैप्टर 361। जब वेदांत और आरुष वापस लौटे, आभा और उसकी टीम अभी भी मलबे में दबे लोगों को ढूंढ रही थी। कितने लोग अभी तक रेस्क्यू नहीं हुए हैं? वेदांत ने पूछा। जब भूकंप आया था वो लोग रेजिडेंशियल एरिया से ज्यादा दूर नहीं थे और वो कॉम्प्लेक्स के बाहर थे, ऊंची बिल्डिंग्स के पास नहीं। वहाँ सिर्फ कुछ 2 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग्स थी, तो जो लोग दबे थे वो ज्यादा गहरे में नहीं थे। इसके अलावा कुकू की मदद से उनकी एफिशिएंसी बहुत हाई थी। आभा ने वेदांत की ओर देखा, उसके पास गई और उसकी चोट को देखा तो उसे राहत महसूस हुई। वेदांत वैसा ही था जैसा वो गया था, बिना किसी चोट के। आभा ने जवाब दिया, हमारे सारे लोग रेस्क्यू हो चुके हैं। धीरज के कई सबॉर्डिनेट्स मलबे में दबे हैं। मैं उन्हें रेस्क्यू करने का प्लान कर रही हूँ। दिलों का लेन देन होता है। पहले भी सच था और अब तो और भी। चाहे कितना भी बड़ा सम्मान या जिम्मेदारी का भाव हो, जब कोई छोड़कर भाग जाता है तो निराशा छा जाती है। लेकिन अगर कोई जरा सी भी उम्मीद की किरण दे, थोड़ा सा उजाला, तो लोग उसे मजबूती से थाम लेते हैं। आभा ने धीरज के छोड़े हुए लोगों को रेस्क्यू किया जो मलबे में दबे थे, और यहाँ तक कि उनके जख्मों का इलाज भी करवाया। धीरज के साफ साफ छोड़ देने के फैसले की तुलना में आभा के एक्शंस ने उन लोगों को पूरी तरह उसकी छत्रछाया में ला दिया। उसके पास अभी भी बहुत कम लोग थे। जैसे इस बार कई गुना बड़े दुश्मन का सामना करते हुए उनकी जबरदस्त फाइटिंग पावर के बावजूद वो ज्यादा तादाद वाले दुश्मन के खिलाफ लंबी जंग नहीं झेल सकते थे। आभा, सारे जख्मी लोगों को सेटल कर दिया गया है। ज्यादातर को मामूली चोटें हैं और डॉक्टर रमेश ने गंभीर जख्मी लोगों के लिए दवाइयां भी छोड़ी हैं। रेणुका और बाकी लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं। प्रतीक ने सब कुछ अरेंज करने के बाद आभा को रिपोर्ट किया। पोलर नाइट का आना अभी भी कई लोगों को डिसोरिएंटेट कर रहा था। इसके अलावा भूकंप से चारों तरफ खंडहर हो गए थे, चलना मुश्किल था और गिरने का रिस्क हमेशा बना हुआ था। प्रतीक धूल से सना था, उसके हाथों पर कई अनट्रीटेड कट्स थे। पहले वो इतना बिजी था कि उसे ध्यान ही नहीं गया। अब आभा के सामने खड़े होने पर एक ब्राइट फ्लैशलाइट से इलाका रोशन हुआ और आभा ने तुरंत उसके चेहरे पर एक लंबा कट देखा जो सूखे खून और मिट्टी से मिक्स हो गया था। आभा ने अपनी जेब से टिश्यू का पैक निकाला और उसे थमा दिया। प्रतीक ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसे ले लिया। थैंक्स सर, तुम पहले रेस्ट करो, बाकी चीजें मैं तब अरेंज करूंगी जब तुम अच्छे से रेस्ट कर लो। प्रतीक ने जवाब दिया, मैं थका नहीं हूँ। तुम थके नहीं हो, लेकिन बाकी लोग थके हैं। बाद में अभी बहुत काम है, जाओ रेस्ट करो। प्रतीक हमेशा आभा की बातों को पवित्र मानता था, जो वो कहती वो करता। उसने एक सपाट जगह ढूंढी, लेट गया और तुरंत सो गया। 4 घंटे बाद वो जागा और सबसे पहला काम उसने आभा को ढूंढने का किया। सोने से पहले दुनिया पूरी तरह अंधेरी थी, लेकिन जागने पर उसे थोड़ा उजाला महसूस हुआ। उजाला हमेशा उम्मीद लाता है। अब खंडहरों के ऊपर सब कुछ रोशन था और लोगों की आवाजें हल्की और खुशहाल थी। ये इलेक्ट्रिक लाइट्स कहाँ से आए? प्रतीक ने किसी को रोककर पूछा। आभा ने ढूंढे। आभा ने लोगों से रेजिडेंशियल एरिया में पहले स्टोर किया हुआ खाना खोदने को कहा। खुशकिस्मती से आसान मैनेजमेंट के लिए आभा ने ओरिजिनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिल्डिंग को खाली करवाकर वेयरहाउस के तौर पर इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया था। उनका खाना और उदय के उगाए हुए वेजिटेबल्स सब वहाँ स्टोर थे। कुकू के लीड करने से सबने जल्दी ही फूड वेयरहाउस ढूंढ लिया और सारी सप्लाईज खोद निकाली। आभा ने पहले से प्लान करके अरेंजमेंट्स किए थे, इसीलिए अब वो भूकंप के बाद खंडहरों से खाना और वेजिटेबल्स निकाल पाए, जिससे कोई भूखा न रहे। रही बात उन इलेक्ट्रिक लाइट्स की, आभा ने असल में मौका देखकर अपनी स्पेस से उन्हें निकाला और खोदे गए वेयरहाउस में रख दिया। वेयरहाउस एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड था और वहाँ एंट्री के लिए आभा की परमिशन जरूरी थी। किसी को नहीं पता था कि वहाँ असल में क्या क्या स्टोर था, तो जब उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट्स और जनरेटर्स खोद निकाले तो सब खुशी से झूम उठे। जब कटारा कम्युनिटी के लोग उम्मीद के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, रवि टेंशन में डूबा हुआ था। जब वो आया था तो उसे भूकंप का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। नेचुरल डिजास्टर मैनमेड डिजास्टर से अलग था। अगर ज़ॉम्बी या इंसानों का अटैक होता तो रवि इतना वरिड नहीं होता। मुंबई की ज्यादातर बिल्डिंग्स खंडहर बन चुकी थी और उसे अंदाजा था कि उनका एरिया भी इसका अपवाद नहीं होगा। नेचुरल डिजास्टर्स में कोई अपवाद नहीं होता। तुम अभी भी वापस जाने का रास्ता ढूंढ सकते हो ना? क्या? आभा अचानक उसके पीछे प्रकट हुई, जिससे रवि चौंक गया। आभा ने उसे एक कार की चाबी उछाल दी। मैं तुम्हें गाड़ी उधार दे रही हूँ, अगर इसे नुकसान हुआ तो तुम मुझे कंपनसेट करोगे। शुरुआती शौक के बाद रवि मुस्कुराया। रवि और उसके सबॉर्डिनेट्स आभा की दी हुई ट्रक में वापस चले गए, बिना ये चेक किए कि उसमें क्या क्या है। रास्ते में एक रेस्ट स्टॉप के दौरान आनंद ने पीछे से कुछ पानी और सूखा राशन रवि के लिए निकाला। ये कहाँ से मिला? आभा ने दिया। आनंद ने रवि के हैरान चेहरे को देखते हुए कहा, क्या आभा ने तुम्हें नहीं बताया?
रवि खुद पीछे गया और तिरपाल उठाया, जिसमें ढेर सारा खाना, वेजिटेबल्स और फावड़े जैसे टूल्स दिखे। बॉस, आभा तो काफी लॉयल है ना? सच कहे तो इस वक्त खाना गन और गोलियों से कहीं ज्यादा कीमती था। भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया था और लोगों की प्राइमरी चिंता सर्वाइवल थी। चाहे पहले की बर्फीली आपदा हो या बाढ़, लोगों के पास कम से कम रहने की जगह तो थी। जब तक घर था, सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता। अब रहने की जगह भी चली गई थी और सारा खाना और सप्लाईज खंडहरों में दब गए थे। इससे इंसानों को पिछले सालों की बाढ़ और बर्फ से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे हालात में इतना सारा खाना और सप्लाईज देना बहुत बड़ी लॉयल्टी थी। आभा, हमारे टेंट सेट हो गए हैं, तुम वहां जाकर रेस्ट कर लो। भूकंप के बाद से आभा ने सबको लोगों को रेस्क्यू करने, खाना खोदने और रोजमर्रा की चीजें ढूंढने में बिजी रखा था। आखिरकार उन्होंने कटारा कम्युनिटी से 10 किलोमीटर दूर एक पार्क में टेम्पररी टेंट सेट किए, जिससे रेस्ट के लिए बहुत कम टाइम बचा था। तो जैसे ही टेंट सेट हुए, वंदना आभा को ढूंढने आई और उसे रेस्ट करने को कहा। वो उनकी रीढ़ थी, उनकी उम्मीद। अगर वो थक गई तो बाकी लोग बिना सिर वाले ड्रैगन की तरह हो जाते। आभा ने कोई नखरा नहीं किया और वंदना के साथ टेंट्स की ओर चल दी। उन्होंने सबसे अच्छी लोकेशन वाला, सबसे साफ और सुव्यवस्थित टेंट आभा के लिए छोड़ा था। बाकी टेंट्स जेंडर के हिसाब से बांट दिए गए थे। हर टेंट में 20 से ज्यादा लोग थे। आभा लकड़ी के तख्तों से बने अस्थायी बेड पर लेटी और आंखें बंद की। अपनी पिछली जिंदगी में वो एक्सट्रीम कोल्ड खत्म होने से पहले मर गई थी, तो उसे बाद की घटनाओं का अनुभव नहीं था और भूकंप के बारे में भी नहीं पता था। अगर उसे भूकंप के बारे में पहले पता होता तो उसने लोगों से चीजें मूव करवाकर नया बेस बनवा लिया होता। अब रिबिल्डिंग करना मुश्किल होगा। भूकंप में कई चीजें तबाह हो गई थी, जैसे डॉक्टर अवस्थी के यूज किए हुए एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स और उदय के मेहनत से उगाए वेजिटेबल्स, जो वो अब खा और यूज कर रहे थे। वो सिर्फ वेयरहाउस में पहले से स्टोर किया हुआ थोड़ा सा हिस्सा था। हाँ, ये दिल दुखाने वाला था और आगे का टास्क बहुत भारी था। आभा इन बातों के बारे में सोचते सोचते धुंधली नींद में चली गई। अपने सपने में उसने फिर से अपनी माँ को देखा और एक आदमी को। वो आदमी मिलिट्री यूनिफॉर्म में था। उसे उसकी यूनिफॉर्म पर लगे एपॉलेट्स का मतलब समझ नहीं आया, नहीं वो उसका चेहरा साफ देख पाई, लेकिन उसे उसकी यूनिफॉर्म और उस पर लगी चीजें याद रहीं, ये सोचकर कि वो बाद में वेदांत से इसके बारे में पूछेगी। चैप्टर 362। बताते हैं कि सपनों में तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम अपने ही दिमाग में मेहमान हो, लेकिन आभा को पूरी तरह से एहसास था कि वो सपने में है। उसका दिमाग सब कुछ याद रखने में बिजी था। वो उस आदमी के कपड़े और उसके जैकेट पर लगे एपॉलेट्स को याद कर रही थी। उसने अपनी माँ की आंखों में वो नजर भी याद की जब उन्होंने उस आदमी को देखा था। वो दोनों न सिर्फ एक दूसरे को जानते थे, बल्कि उनके बीच प्यार भी था। आभा को पता था कि वो गहरा प्यार कैसा दिखता है, क्योंकि उसका भी कोई था जिससे वो प्यार करती थी। बस एक अफसोस था कि वो अभी भी उनकी बातें नहीं सुन पाई थी। आभा ने आंखें खोली तो देखा कि कुकू उसके पास बैठा है। वो कुत्ता, जो कभी बिल्कुल सफेद था, अब सचमुच कुकू बन चुका था, पूरा काला कोयला और गंदगी से ढका हुआ। लोगों को बचाने और इतनी जल्दी सब कुछ दोबारा बनाने में सबसे बड़ा हाथ कुकू का था। कुकू की गाइडेंस की वजह से वो लोग दबी हुई चीजों को ढूंढ पाते थे और टारगेट करके खोदते थे, जिससे ढेर सारी मेहनत और संसाधन बच जाते थे। लोग थक चुके थे और कुकू का भी बुरा हाल था। आभा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुमने बहुत मेहनत की। अभी स्पेशल टाइम चल रहा है, तो थोड़ा वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। आभा के पास अपने स्पेस में ढेर सारा खाना था, इतना कि सबको खिला सके, लेकिन वो अभी उसे बाहर नहीं निकाल सकती थी। तो कुकू को भी बाकियों के साथ मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी। कुकू जरा भी डिमोटिवेटेड नहीं दिखा। उसने आभा की पैंट को अपने पंजे से खींचा और पीछे हटा। मैसेज क्लियर था, वो आभा को कहीं ले जाना चाहता था। आभा कुकू के पीछे चल पड़ी। वो करीब 1 घंटे तक पश्चिम की ओर चले, फिर एक छोटे से मलबे के ढेर के सामने रुके। लगता था कि वहां पहले एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी, इसलिए मलबा ज्यादा बड़ा नहीं था। वहां पहुंचते ही कुकू एक जगह पर रुका, अपने अगले पंजों से जमीन खोदने लगा और बीच बीच में आभा की ओर देखता। मैसेज साफ था, वो चाहता था कि आभा वहां खोदे। आभा पास गई, अपने स्पेस से एक टॉर्च और फावड़ा निकाला। टॉर्च ऑन करके साइड में रख दी और कुकू की बताई जगह पर खोदना शुरू कर दिया। अगर उसे पता होता कि कुकू उसे खोदने के लिए ले जा रहा है, तो वो 2 और लोगों को साथ लाती। फिर भी आभा ने पूरी ताकत से खोदना शुरू किया। कुकू ने कभी उसे गलत जगह नहीं ले जाया था। और सचमुच थोड़ा खोदने के बाद एक काला लोहे का ढक्कन सामने आया। लग रहा था जैसे किसी सीवर या तहखाने का रास्ता हो। आभा ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो देखा कि ढक्कन पर ताला लगा था और ताला जंग खा चुका था। उसने कुकू की ओर देखा, यही है ना जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे? कुकू ने आंखें झपकाई। हाँ, यही था। आभा ने अपने स्पेस में टटोला और एक बड़ा हथौड़ा निकाला। उसने जंग खाए ताले पर जोर से मारा और ताला 2 टुकड़ों में टूट गया। लोहे का ढक्कन भारी था, लेकिन आभा की ताकत अब कमाल की थी।
थोड़ा जोर लगाकर उसने ढक्कन खोल दिया। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे आभा कांप गई। उसने कुकू की ओर देखा। ये क्या जगह है? इतनी ठंड क्यों है? आभा को उम्मीद नहीं थी कि कुकू जवाब देगा। सवाल पूछने के बाद उसने टॉर्च अंदर डाली। नीचे एक घुमावदार सीढ़ी थी। लगता था ये कोई अंडरग्राउंड टनल है। आभा अभी ये डिसाइड कर ही रही थी कि नीचे जाए या नहीं कि कुकू पहले ही अंदर कूद गया। अच्छा हुआ कि टनल का मुंह चौड़ा था, वरना कुकू का मोटा बदन फंस जाता। कुकू के पहले जाने का मतलब था कि अंदर कोई खतरा नहीं था, तो आभा भी उसके पीछे चली गई। सचमुच एक टनल थी जो कई हजार मीटर तक घूमती हुई जा रही थी। टनल के आखिर में एक बड़ा, अच्छे से बना हुआ आंगन वाला घर था, शायद जमीन के ऊपर की बिल्डिंग से जितना ही बड़ा। आंगन का गेट लॉक्ड नहीं था। कुकू अंदर दौड़ा और आभा उसके पीछे गई। अंदर सारी रोजमर्रा की चीजें तैयार थीं, बर्तन, तवे, कटोरे, बिस्तर वगैरह। कुकू एक दरवाजे के सामने रुका, अपने पंजे से उसे जोर से धक्का मारा और हल्का खुला दरवाजा थोड़ा और खुल गया। आभा पास गई और दरवाजे को पूरा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गई। ये एक अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज रूम था, जिसमें सैकड़ों बकरी और चिकन की कतारें सलीके से रखी थी। आभा ने अंदाजा लगाया कि ये कई 100 जानवरों का मीट होगा। कुकू, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ मीट है? आभा हैरान भी थी और खुश भी। इतना फ्रेश मीट छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। आभा ने हाथ उठाया और सारा मीट अपने स्पेस में डाल लिया। कुकू को ये सब नॉर्मल लग रहा था। उस जगह से निकलने के बाद कुकू आभा को ढेर सारे अनाज के पास ले गया। साफ था कि किसी ने ये सब जानबूझकर यहाँ स्टोर किया था। आभा ने अनाज का कुछ हिस्सा अपने स्पेस में लिया और बाकी छोड़ दिया, ताकि बाद में लोग आकर इसे ले जाएं। आभा और कुकू टनल से बाहर निकले और ढक्कन को ढककर वापस चल पड़े। जब वो वापस पहुंचे तब तक वेदांत और राकेश वगैरह नहीं लौटे थे। आभा, धीरज के आदमियों ने तुम्हें बुलाया है, वंदना ने एक साफ कंबल उठाते हुए कहा। मैंने कहा कि तुम यहाँ नहीं हो, फिर भी वो घंटों से बाहर इंतजार कर रही हैं। हमने मलबे से कुछ और सामान खोदा है और ये कंबल मुझे साफ लगा तो तुम्हारे लिए ले आई। बस वहां रख दो। तुम मेरे साथ चलो, उनसे मिलते हैं। वंदना ने सिर हिलाया, कंबल रखा और आभा के साथ टेंट से बाहर निकली। मिस आभा। वो लोग आभा के टेंट से कुछ दर्जन मीटर दूर बैठे इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आभा को देखा, सब खड़े हो गए। कुछ लोग अभी भी घायल थे, सिर पकड़े हुए या बाह पैर पर पट्टियां बंधी थी, लेकिन फिर भी सब खड़े हो गए। पर वो पास नहीं आए। आभा की इजाजत के बिना वो नजदीक आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मिस आभा, आपने हमें बचाया। हमारे पास तुम्हें चुकाने का कोई तरीका नहीं है। आज से हमारी जिंदगी आपकी है। आप ही हमारी एकमात्र मालिक हो। हाँ, हम अब आपको पूरी तरह फॉलो करेंगे, मिस आभा। आभा ने उन लोगों को देखा और कहा, मैं तुम्हें अभी चॉइस दे रही हूँ। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन अगर रुके और कभी मेरे साथ गद्दारी की, हम कभी गद्दारी नहीं करेंगे। अगर की तो बिजली हम पर गिरे। 3 बार की चीख, एक से बढ़कर एक, मलबे के ऊपर गूंज उठी। तो फिर रुक जाओ, आभा ने धीमे से कहा। ये लोग ज्यादातर कटारा रेजिडेंशियल एरिया के लोगों जितनी ही गहराई में दबे थे। उन्हें बचाना पूरी तरह मुमकिन था। चैप्टर 363। धीरज और उसके ग्रुप को सिर्फ फायदा चाहिए था, बिना मेहनत किए। वो चाहते थे कि आभा और उसके लोग सबको बचाएं, लेकिन खुद में न तो हिम्मत थी और न ही लगन। फिर भी उनकी हिम्मत थी कि वो आभा और उसके ग्रुप को लूटने की प्लानिंग करें। इनमें से कुछ लोग बहुत उथली गहराई में दबे थे। उन्हें बाहर की सारी बातें सुनाई दे रही थी, जिसमें धीरज और उसके लोग रेस्क्यू छोड़ने और आभा को लूटने की बात कर रहे थे। उनके दिल ठंडे पड़ गए और उन्होंने आभा के साथ जुड़ने का फैसला किया। यही आभा का मकसद था कि वो हर हाल में इन्हें बचाए। जैसे पहले प्रशांत और उसके लोग थे, वैसे ही इन्हें बचाने के बाद ये आभा के वफादार बन गए। जब वेदांत, राकेश और बाकियों के साथ लौटा तो उसने वो 3 जोरदार कस्में सुनी। वो आभा की ओर मुस्कुराया और बोला, ये तो कमाल हो गया। अब हमारे पास सैकड़ों और लोग हैं काम के लिए। नया घर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेदांत और राकेश आधा दिन बाहर रहे, पास की एक टिम्बर फैक्ट्री में नया बेस बनाने की प्लानिंग करते हुए, वही जगह जहां आभा पहले सप्लाई ढूंढने गई थी। वो एरिया ऊंचाई पर था और जब शहर बाढ़ में डूबा था तब भी वो जगह सूखी रही। वहां का लकड़ा गीला नहीं हुआ था, जो घर बनाने के लिए परफेक्ट था। कटारा रेजिडेंशियल एरिया से जो भी सामान बचाया जा सकता था, उसे ट्रकों में लादकर टिम्बर फैक्ट्री ले आए। बस आधे महीने में एक नया बेस तैयार हो गया। यहाँ तक कि डॉक्टर अवस्थी जैसे रिसर्चर्स, जो पहले लैब में डूबे रहते थे, वो भी कंस्ट्रक्शन में जुट गए। चूंकि कोई एक्सपेरिमेंट चलाने को नहीं था, फिजिकल लेबर ने उनके दिमाग को खोल दिया और नए आइडियाज आने लगे। जब भी डॉक्टर अवस्थी को कोई नया आइडिया सूझता, वो तुरंत अपनी जेब से कागज पेन निकालकर उसे नोट कर लेते। मैं एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट ढूंढने जा रहा हूँ। यहाँ अभी तुम्हारी जरूरत है, वेदांत ने आभा से कहा। आभा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम गलत हो।
मैं तो ढूंढने का कोई प्लान ही नहीं बना रही थी। वेदांत ने उसे देखा और फट से समझ गया। उसने धीमे से पूछा, तुम्हारे पास स्टॉक है ना? वो जानता था कि आभा का स्पेस ढेर सारी चीजें स्टोर कर सकता है और उसका स्टाइल था कि वो हर ढूंढी हुई चीज का बैकअप रखती थी। उसे यकीन था कि रिसर्च जैसी जरूरी चीज के लिए भी उसने ऐसा ही किया होगा। तो फिर मैं तुम्हारे साथ कभी बाहर जाऊंगा, उसने कहा। उन्हें सामान को यूं ही अचानक बाहर नहीं लाना था। इसके लिए एक जायज वजह चाहिए थी। आभा ने सिर हिलाया। कल मैं तुम्हें कहीं ले चलूंगी। वेदांत ने नहीं पूछा कि वो उसे कहाँ ले जा रही है। उसे आभा का सरप्राइज इंतजार करने में मजा आ रहा था। पोलर नाइट के आने से दुनिया फिर अंधेरे और अफरातफरी में डूब गई। ज़ॉम्बीज तो अभी आए नहीं थे, लेकिन भूकंप से बचे लोग बेकाबू हो गए। कटारा रेजिडेंशियल एरिया पहले एक मजबूत किला जैसा था, इसलिए कोई वहां लूटने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब भूकंप ने सबके घर तबाह कर दिए, जिससे सर्वाइवल और मुश्किल हो गया। लोग लूटपाट पर उतर आए और आभा का ग्रुप अभी भी उनकी नजर में मोटा माल था। शहर से बाहर निकलते वक्त उन्हें कई डाकुओं के ग्रुप मिले, जिन्हें आभा के लोगों ने मार गिराया। उसी रात जब आभा और वेदांत सोने गए, कुकू ने अचानक भौंक कर अलर्ट किया। उन्हें फट से पता चल गया कि कोई बेडर लोग फिर लूटने आ गए। तुम यहीं रुको और सो जाओ, मैं चेक करता हूँ, वेदांत ने कहा, उठते हुए और आभा को कंबल ओढ़ाते हुए। पोलर नाइट की वजह से टेम्परेचर 50 डिग्री से गिरकर 30 डिग्री के आसपास आ गया था। 30 डिग्री सामान्य घर में ठंडा नहीं होता, लेकिन वो लोग नए बने लकड़ी के केबिन में थे, तो वेदांत को डर था कि आभा को ठंड न लग जाए। उसने उसे पतला कंबल ओढ़ा दिया। वेदांत के होने से आभा को टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। वो करवट लेकर फिर सो गई, जबकि वेदांत बाहर निकल गया। कुकू आभा के पास वफादार गार्ड की तरह डटा रहा। यहाँ शिफ्ट करने के बाद भी आभा ने पेट्रोलिंग में ढील नहीं दी थी। वही नियम लागू थे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो घंटा या ढोल बजाकर अलार्म देना। वेदांत बाहर निकला तो पेट्रोलिंग टीम का शिफ्ट चेंज हो रहा था। वो उनके पास गया। कुछ चल रहा है, उसने पूछा। अभी तक कुछ अनयूजुअल नहीं, पेट्रोलिंग टीम के कैप्टन ने जवाब दिया। वेदांत ने बाहर देखा और कैप्टन से कहा, मेरे साथ थोड़ा चलो, कुछ बातें बतानी है। पेट्रोलिंग कैप्टन ने परेशान चेहरे से वेदांत को देखा। वेदांत भाई, अगर जरूरी नहीं है तो क्या कल बात कर सकते हैं? पेट्रोलिंग में कोई गलती हुई तो सजा भारी होती थी, यहाँ तक कि गंभीर केस में फांसी भी हो सकती थी। वो लोग लापरवाही नहीं कर सकते थे। हालांकि वेदांत आभा का बॉयफ्रेंड था और उसका सबसे भरोसेमंद इंसान, लेकिन वो आभा नहीं था। कुछ चीजें वो सिर्फ उसके कहने पर नहीं कर सकते थे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वेदांत ने कहा। वैसे भी तुम्हारी आभा ने मुझे तुमसे बात करने की परमिशन दी है। कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। भले ही वो वेदांत को आभा जितना बड़ा लीडर न मानते थे, लेकिन उसे इंसान के तौर पर बहुत इज्जत देते थे और उसके शब्दों पर शक नहीं करते थे। तो वो उसके साथ कैंप के दूसरी तरफ चले गए। पेट्रोलिंग की कई टीमें थी, लेकिन जिस एरिया में वो पेट्रोलिंग कर रहे थे वो सबसे कमजोर था। केशव, अब हिचकिचा क्यों रहे हो? पेट्रोलिंग चली गई, ये अटैक करने का परफेक्ट टाइम है। ये मौका छूटा तो फिर नहीं मिलेगा, किसी ने कहा। केशव ने उस दिशा में देखा जिधर वेदांत अभी गया था, फिर स्काउट की ओर मुड़ा। ये वही टीम है ना, जिसके बारे में तुमने कहा था कि ढेर सारा सामान लाए हैं? हाँ, मैंने देखा, कई ट्रक भरकर सामान लाए। उसमें खाना तो होगा ही, स्काउट ने जवाब दिया। केशव ने आंखें बंद की। उसकी गलती थी कि उसने डिटेल्स नहीं पूछी थी और अपने लोगों को यहाँ ले आया। अब क्या करें? उसे अब पता था कि ये आभा का इलाका है। उससे और उसके लोगों से लूटपाट करना यानी अपनी कब्र खुद खोदना। और दिल से वो आभा का दुश्मन बनना भी नहीं चाहता था। इनसे पंगा नहीं ले सकते। पीछे हटो, केशव ने ऑर्डर दिया। क्यों? किसी ने विरोध किया। हमने इतना टाइम यहाँ रेकी की और अब बस ऐसे ही चले जाएं? इस मोटे माल को छोड़कर हमें खाना कहाँ से मिलेगा? भूकंप ने उनकी बिल्डिंग तबाह कर दी थी और उनका स्टोर किया खाना मलबे में दब गया था। जिन लोगों को उन्होंने मलबे से निकाला वो बिना दवा और देखभाल के ज्यादा दिन नहीं टिके। खाना भी ज्यादा नहीं निकाल पाए और इतने दिनों बाद अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उन्हें कहीं और देखना पड़ रहा था। आभा का ग्रुप उनकी नजर में सबसे बड़ा टारगेट था। तो वो केशव के पीछे हटने के ऑर्डर से कैसे मान जाते? नहीं, ये गोल्डन चांस है। हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल। बाकी हर बात में तुम्हारी सुनते हैं, लेकिन इस बार नहीं। जब लोग भूखे होते हैं वो कुछ भी कर गुजरते हैं। अब वो तर्क नहीं सुन रहे थे। चाकुओं के पहाड़ और आग के समंदर में कूदना भी उन्हें मंजूर था, पर हार मानना नहीं। केशव उन्हें समझा नहीं पाया तो उसने साफ साफ बता दिया। तुम सबने आभा का नाम सुना है ना? ये उसका इलाका है। हम जैसे कुछ लोग उसके सामने क्या टिक पाएंगे? ये तो खुद की कब्र खोदने जैसा है। तुम्हें कैसे पता कि ये आभा का इलाका है? किसी ने पूछा। केशव ने झूठ बोला। मैं इनसे पहले डील कर चुका हूँ और उसके बॉयफ्रेंड को जानता हूँ।
जो अभी पेट्रोलर से बात कर रहा था वो आभा का बॉयफ्रेंड था। उस आदमी ने केशव को देखा, फिर बाकियों से नजरें मिलाईं। उसने कहा, चाहे वो यमराज ही क्यों न हो, हमें ट्राई तो करना है। भूखे मरने का इंतजार करने से बेहतर है कि हम दाव लगाएं। क्या पता कामयाब हो जाएं। आभा पहले इतनी पावरफुल थी क्योंकि कटारा रेजिडेंशियल एरिया एक किला था। अब वो इस टूटी फूटी जगह में है। क्या सचमुच उनके डिफेंस पहले जितने मजबूत होंगे? चैप्टर 364। जब लोग हताशा की हद तक पहुंच जाते हैं तो वो बेडर विलेन बन जाते हैं। केशव के सामने खड़े लोग ठीक ऐसे ही थे। अगर ये आभा के अलावा कोई और होता, चाहे उससे भी ज्यादा पावरफुल, तो केशव अपने लोगों के साथ बिना सोचे समझे लड़ पड़ता। लेकिन ये तो आभा थी। हालांकि वो कटारा रेजिडेंशियल एरिया से उसकी धमकी देकर भाग निकला था, उसे पता था कि आभा ने जानबूझकर उसे जाने दिया था। अगर वो सचमुच उसे मारना चाहती तो वो गेट तक भी नहीं पहुंच पाता। भले ही वो अब एक बेरहम विलेन बन चुका था, वो नहीं चाहता था कि आभा उसे इस हाल में देखे। लेकिन इस वक्त वो अपने लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा दिया। फिर कई लोग उस पर टूट पड़े, उसे जोर से पकड़ लिया और किसी ने लाठी से उसके सिर पर मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। अंकल पाई, वो बेहोश है, लाठी वाले ने धीरे से कहा, केशव की सांस चेक करते हुए। इसे कहीं छिपा दो। चलो मूव करते हैं। केशव के उनके प्लान को बिगाड़ देने के डर से उन्होंने उसे बेहोश कर दिया। चूंकि वो इतने समय से साथ थे, वो उसे सीरियसली नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्हें ये भी डर था कि कहीं उसे ज़ॉम्बीज़ या कोई और न ढूंढ ले और नुकसान न पहुंचा दे, तो उन्होंने उसे एक सुनसान जगह पर छिपा दिया। केशव को बेहोश करने के बाद वो लोग चुपके से अंदर घुस गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, एक तेज रोशनी चमकी, जिसने उनकी आंखें चौंधिया दी। अगले ही सेकंड वो चारों तरफ से घिर गए और उन्हें पकड़ने वालों के पास बंदूकें थी। उनके पास भी बंदूकें थी, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए। वो अजित और उसके लोगों से पहले ज़ॉम्बी अटैक के दौरान लूटी गई थी और गोला बारूद कब का खत्म हो चुका था। वो बस खाली शेल्स थे, जिन्हें वो लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करते थे। क्या हो अगर ये लोग भी बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हों? शायद उन्हें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। अंकल पाई ने ऐसा सोचा और बाकियों से नजरें मिलाईं, जिनकी आंखों में मरने मारने की जिद दिख रही थी। टीम लीडर था नमन, और उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि वो क्या सोच रहे हैं। ये कोई पहला लुटेरों का ग्रुप नहीं था जिसका वो सामना कर रहे थे। उसे पता था क्या करना है। अंकल पाई के रेसिस्ट करने का ऑर्डर देने से पहले ही नमन ने कमांड दे दी। कई गोलियां चली और कई लोग खून के गड्ढों में गिर पड़े। अंकल पाई फट से नीचे झुका, सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, केशव! हमारा लीडर केशव है। केशव का नाम सुनते ही नमन ने रुकने का इशारा किया। अंकल पाई को ठंडा पसीना छूट रहा था। आखिरी पल में उसने दाव खेला था और वो जीत गया। केशव को सचमुच आभा के लोग जानते थे। नमन ने पास खड़े वेदांत की ओर देखा। क्या लगता है ये सच बोल रहा है? इस आदमी ने दावा किया कि केशव उनका लीडर है, लेकिन केशव का कहीं अतापता नहीं था। अंकल पाई ने नमन की वेदांत से बात सुनी और फट से बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। हमारा लीडर बाहर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अंकल पाई ने वेदांत को देखा, जिसे रीड में सहरन सी महसूस हुई। उसे पता था कि ये हैंडसम आदमी आभा का बॉयफ्रेंड है और उसकी बात का वजन है। तो उसने पहले तो वेदांत को घूरा, लेकिन जैसे ही वेदांत की नजर उससे मिली, उसने फट से सिर झुका लिया। उसे गिल्ट फील हो रहा था, डर था कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। वेदांत ने कहा, केशव को बोलो खुद यहाँ आए, तब तक तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। अंकल पाई उठा और बाहर की ओर चला, लेकिन नमन के दो आदमियों ने उसे पकड़ लिया और बाहर खींच ले गए। अंकल पाई ने ही अपने लोगों से केशव को छिपाने को कहा था। उसे ठीक जगह पता थी और उसे यकीन था कि वो यहीं होगा, लेकिन जब वो ढूंढने गया तो केशव का कहीं नामो निशान नहीं था। अंकल पाई ने आसपास फिर से चेक किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। ये तो नामुमकिन है। वो अभी यहीं था। अंकल पाई को गहरा अफसोस हो रहा था। अगर उसे पता होता कि केशव इतना काम आएगा तो वो उसे बेहोश न करता। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। नमन के आदमियों ने अंकल पाई को वापस यार्ड में लाया और वेदांत को बताया कि केशव नहीं मिला। वेदांत ने अंकल पाई को देखा, जिसकी नजरें चुरा रही थी। उसकी नजरों से मिलने की हिम्मत नहीं थी। उस एक नजर से वेदांत ने अंदाजा लगा लिया कि क्या हुआ होगा। तो फिर इसे मार दो। अंकल पाई डर गया। उसने फट से रहम की भीख मांगी। रुको, रुको। वो सचमुच वही था। शायद वो जाग गया और खुद भाग गया। मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोला, वो कहने वाला था, लेकिन रुक गया। उसका प्लान तो ये कबूलने का नहीं था कि उन्होंने केशव को बेहोश किया था। लेकिन एक बार झूठ बोलो तो उसे कवर करने के लिए और ढेर सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। इस सिचुएशन में वो बातों से नहीं निकल सकता था, तो उसने सच बोल दिया। अंकल पाही ने बताया कि कैसे उन्होंने ये जगह ढूंढी, कैसे केशव को बेहोश किया और कैसे उसे छिपाया।
उसे अंदाजा था कि केशव का आभा से कोई खास रिश्ता होगा, वरना सिर्फ उसका नाम सुनकर वो उसे मारने का इरादा छोड़ न देते। लेकिन उसने एक शब्द को नजरअंदाज कर दिया, अभी के लिए। सब कुछ बताने के बाद पीछे से एक लड़की की आवाज आई, इन्हें मार दो। इन लोगों ने केशव की चेतावनी को नजरअंदाज करके आज यहाँ चढ़ाई कर दी। अगर इन्हें छोड़ दिया तो ये कल और लोगों को इकट्ठा करके वापस आएंगे। आभा इतनी दयालु नहीं थी। बाहर की सिचुएशन डील करने के बाद वेदांत ने आभा से पूछा, क्या तुम केशव को ढूंढने नहीं जाओगी? आभा ने कहा, वो अब कटारा रेजिडेंशियल एरिया का हिस्सा नहीं है। उसकी जिंदगी और मौत उसकी अपनी किस्मत है। अगले दिन आभा वेदांत को उस अंडरग्राउंड आंगन में ले गई जहां कुकू उसे पहले ले गया था। ये जगह शायद इस घर के पुराने मालिक ने बनाई थी। देखो, यहाँ जिंदगी की सारी जरूरी चीजें हैं और खाना भी स्टोर किया हुआ है। या तो वो शख्स बहुत प्लानिंग करने वाला था या उसे कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी और उसने पहले से तैयारी कर ली थी। वेदांत ने घर का सामान चुपचाप देखा, उसका चेहरा थोड़ा उदास था। आभा ने उसका अजीब बिहेवियर नोटिस किया। क्या हुआ? वेदांत एक अलमारी के सामने खड़ा था, उस पर बने पैटर्न्स को देखते हुए, और धीरे से बोला, ये आंगन शायद मेरी माँ का बनाया हुआ है। आभा ने हैरानी से वेदांत को देखा। तुम्हें यकीन है? वेदांत ने सिर हिलाया। मेरी माँ बहुत बारीकी से काम करने वाली और स्किल थी। वो न सिर्फ कपड़े डिजाइन करती थी बल्कि घर के लिए भी ढेर सारी चीजें डिजाइन करती थी और कस्टम बनवाती थी। ये टेबल, कुर्सियां और ये अलमारी, ये सब उनका काम है। उन्हें अपने डिजाइन्स में क्रेन मोटिव्स डालना पसंद था। अब जब वेदांत ने बताया तो आभा ने फर्नीचर को गौर से देखा और सचमुच ऐसा था। चैप्टर 365। कहते हैं माँ अपने बच्चे को सबसे अच्छे से जानती है और बच्चा भी अपनी माँ को। वेदांत अपनी माँ के साथ इतने साल रहा था, उनकी आदतें और शौक उसे अच्छे से पता थे। अगर वो कह रहा था कि ये उनकी बनाई चीजें हैं तो जरूर ऐसा ही था। आभा ने हाथ से माथा रगड़ा। क्या उसे वेदांत को बताना चाहिए कि उसने यहाँ से ढेर सारा मीट और खाना ले लिया था? इससे पहले कि आभा सोच पाती कि उसे कैसे बताना है, दरवाजे पर गार्ड बना कुकू अचानक अंदर दौड़ा। उसने आभा की ओर 2 बार घबराहट में भौंककर अलर्ट किया। ज़ॉम्बीज आ रहे थे। आभा और वेदांत ने एक दूसरे की तरफ देखा, मेन रूम छोड़ा और पास के एक साइड रूम में जाकर छिप गए। कुकू उनके पीछे पीछे आ गया। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड आंगन में घुस आया। आभा और वेदांत ने लीडर को पहचान लिया, वो था राहुल। ज़ॉम्बीज ने पूरा आंगन भर दिया, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से खड़े होकर चुपचाप राहुल के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहे थे। राहुल सबसे आगे खड़ा था, गले से हो जैसी अजीब आवाज निकाल रहा था। कभी कभी नीचे कोई ज़ॉम्बी उसी तरह की आवाज में जवाब देता। उन्हें पहले से पता था कि ये इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज आम ज़ॉम्बीज से अलग हैं और सब राहुल के ऑर्डर्स मानते हैं। लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना अभी भी शॉकिंग था। ये तो किसी अच्छे खासे डिसिप्लिन आर्मी की मीटिंग जैसा था। उनकी अपनी भाषा थी और वो कम्युनिकेट कर सकते थे। काश प्रशांत यहाँ होता, शायद वो समझ पाता कि ज़ॉम्बीज क्या बोल रही हैं। आभा और वेदांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सीन को देखकर लग रहा था कि राहुल उन्हें कोई टास्क दे रहा है। आभा ने वेदांत को होंठ हिलाकर कहा, अगर हम अंडरग्राउंड न होते तो मैं ग्रेनेड फेंककर इन सारे ज़ॉम्बीज को उड़ा देती। ज़ॉम्बीज का अचानक गायब होना और फिर वापस आना, सब राहुल के इशारे पर था। लगता था उनका कोई बड़ा मकसद है। करीब आधे घंटे बात करने के बाद ज़ॉम्बीज एक एक करके निकलने लगे। वो उसी रास्ते से नहीं गए जिससे आभा और वेदांत आए थे, बल्कि घर के एक साइड एंट्रेंस से। आभा ने पिछली बार कोई और एग्जिट नोटिस नहीं किया था और आज भी उसे चेक करने का मौका नहीं मिला था। अब लग रहा था कि ये अंडरग्राउंड आंगन और भी कई राज छिपाए हुए है। ज़ॉम्बीज के जाने के बाद आभा और वेदांत बाहर निकले, उनका पीछा करने की सोचकर। उन्होंने उस दिशा में चलना शुरू किया जिधर ज़ॉम्बीज गए थे और पाया कि आंगन की पश्चिमी दीवार का एक नक्काशीदार हिस्सा एक मूवेबल हिडन डोर था। ज़ॉम्बीज उसी रास्ते से आए और गए थे। इसका मतलब था कि ये अंडरग्राउंड आंगन टनल्स का एक जाल था। जैसे ही आभा उस दरवाजे से अंदर जाकर चेक करने वाली थी, वेदांत ने उसे रोक लिया। तुम यहीं रुको और गार्ड करो, मैं जाकर देखता हूँ। ये उनका यूजुअल कोऑपरेशन का तरीका था। अनजान जगह पर एक को पीछे रहना पड़ता था ताकि उनका पीछे का रास्ता कट न जाए। आभा ने सिर हिलाया। कुकू को साथ ले जाओ, मैं यहाँ इंतजार करती हूँ। वेदांत कुकू को लेकर दरवाजे से अंदर गया और आभा इंतजार करने लगी। टाइम बीतता गया और 1 घंटे से ज्यादा हो गया। वो अभी तक नहीं लौटे। वो तो बस रास्ता चेक करने गया था, फिर इतना टाइम क्यों लग रहा था? घबराहट बढ़ने के बावजूद आभा अपनी जगह पर डटी रही। थोड़ी देर बाद टनल से कुकू की दुख भरी चीख सुनाई दी। ये वही दुखी चीख थी जो उसने आभा के लाए फॉक्सपेल को देखकर निकाली थी, बस इस बार और जोरदार। कुछ तो गड़बड़ हुई थी। आभा ने जरा भी देर नहीं की, उसने दरवाजा धक्का मारकर खोला और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। करीब 10 मिनट दौड़ने के बाद वो वेदांत से मिली, जो वापस आ रहा था। क्या हुआ?
उसने नोटिस किया कि कुकू उसके साथ नहीं था। कुकू कहाँ है? वहां हमें ढेर सारे जानवर मिले जिनकी खाल उतारी गई थी। कुछ अभी जिंदा थे लेकिन जाल में फंसे थे और बुरी हालत में थे। उनमें कई वुल्फ्स भी थे। कुकू का बाप एक वुल्फ था और माँ एक सफेद लोमड़ी। उनका ओरिजिन तो वुल्फ्स ही था। कुकू ने इतनी दुख भरी चीख इसलिए निकाली होगी क्योंकि उनमें से कुछ वुल्फ्स उसके भाई बहन होंगे। ज़ॉम्बीज का क्या? वो चले गए, वेदांत ने कहा। ये अंडरग्राउंड एरिया जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आभा ने आईब्रो सिकोड़ हुए कहा। अजीब है कि भूकंप ने सिर्फ जमीन के ऊपर की बिल्डिंग्स तबाह की, लेकिन नीचे सब कुछ वैसा का वैसा है। अगर ये इंसानों का बनाया हुआ था तो भूकंप के साथ आई लंबी रात को कैसे समझाया जाए? और इतना बड़ा भूकंप बिना किसी आवाज के, ये इंसानी काम नहीं लगता था। सिचुएशन अनजान थी तो वेदांत आभा को पहले कुकू के पास ले गया। अंडरग्राउंड का टेम्परेचर पहले से ही ठंडा था, लेकिन पत्थर की दीवार के पीछे वाले रूम में ढेर सारी बर्फ की सिल्लियां थीं, जो जानवरों की लाशों को जमा रखे थी। जो जानवर अभी जिंदा थे वो बर्फ की परत से ढके थे और मुश्किल से सांस ले रहे थे। कुकू दो पतले वुल्फ्स के सामने खड़ा था, धीमी सिसकने वाली आवाजें निकाल रहा था। शायद वो उसके अपने थे। आभा ने कुकू से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि हम उन्हें निकालने में मदद करें? कुकू की आंखें आंसुओं से भीगी आभा की ओर देखी और उसने सिर हिलाया। आभा ने अपने स्पेस से कुछ टूल्स निकाले और कुकू से कहा, अपने साथियों को बता दो कि मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ। उन्हें बोलो कि शांत रहें और मुझे चोट न पहुंचाएं। हालांकि वुल्फ्स के पैर जाल में फंसे थे, उनके मुंह खुले थे। अगर आभा गलती से उन्हें चोट पहुंचा देती तो एक कांटा बुरा रिजल्ट दे सकता था। कुकू ने वुल्फ से उनकी भाषा में बात की और फिर आभा को दोबारा सिर हिलाकर इशारा किया। मैं करता हूँ। वेदांत ने हाथ बढ़ाया, लेकिन आभा ने कहा, हम साथ में करेंगे। हमें तेजी से काम करना है। यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। कुकू की अभी की चीख काफी जोरदार थी और अगर इसने उन ज़ॉम्बीज को वापस खींच लिया जो अभी गए थे तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। तो वेदांत और आभा ने मिलकर फंसे हुए जानवरों को जितनी जल्दी हो सका निकाल लिया। वहां सिर्फ वुल्फ्स ही नहीं बल्कि गोरिल्ला, एंटीलोप और अल्पाका भी थे, हर तरह के कुछ ही। आभा ने अंदाजा लगाया कि ये जानवर शायद जू से लाए गए होंगे और ज़ॉम्बीज ने इन्हें यहाँ फंसाया हो। ऐसा तो नहीं लगता था। ये सब इंसानों का किया धरा था, लेकिन किसने किया ये उसे अभी नहीं पता था। आभा और वेदांत एक ट्रक भरकर अधमरे जानवरों को लेकर लौटे, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। आभा, क्या तुम जू गई थी? नीति ने ट्रक के आसपास चक्कर लगाते हुए मजाक किया। क्या हमें मीट खिलाने का प्लान है? उसके बोलते ही कुकू ने उसकी ओर भौंक दिया। नीति चौंक गई और आभा की ओर देखा। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम इसके रिश्तेदारों को खाना चाहती हो तो जाहिर है ये नाराज होगा। नीति के होंठ सिकुड़ गए और मन में सोचा, उसके रिश्तेदार तो बिल्कुल अलग अलग प्रजातियों के थे। आभा ने रमेश से घायल जानवरों का इलाज करने को कहा और वो धीरज के कुछ आदमियों को ढूंढने चली गई। रमेश ने अपना मेडिकल बैग पैक करते हुए डॉक्टर अवस्थी से कहा, मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्कॉलर हूँ और अब वेटरनरी डॉक्टर बन गया। उदय ने कहा, मुझे जानवरों का एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रमेश ने उदय को देखा और सहमति में सिर हिलाया। उदय ने खरगोशों और भेड़ों की अच्छे से देखभाल की थी तो उसे सचमुच एक्सपीरियंस था। अफसोस कि भूकंप के बाद वो मलबे में नहीं मिले। ढेर सारे लोग नहीं मिले तो कुछ खरगोश और भेड़ों का क्या? उदय और रमेश बाहर निकले और जानवरों की ओर बढ़े। तुम मुझे जानते हो? रमेश ने उदय से पूछा। तुम्हें नहीं, लेकिन तुम्हारे डैड को जानता हूँ। रमेश अचानक रुक गया, हैरानी से उदय को देखते हुए। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? उदय ने सिर हिलाया। अब नहीं। चैप्टर 366। आभा ने सीधे पॉइंट पर आकर पूछा, मुझे ये बताओ, यशपाल मुंबई कब आया और वो यहाँ क्यों है? यशपाल ने आने से पहले नवीन से कांटेक्ट किया था तो लॉजिकली वो जल्दी ही यहाँ पहुंच गया होगा। लेकिन आभा को लग रहा था कि बात इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। चूंकि धीरज यशपाल का बैकअप था उसे तो कुछ न कुछ पता होगा। हमें पक्का नहीं पता कि वो कब आया। धीरज को पक्का पता होगा क्योंकि यशपाल सिर्फ उसी से डायरेक्ट बात करता था और फिर वो हमें ऑर्डर्स देता था। तुम लोग मुंबई कब आए और उससे पहले कहाँ थे? आभा ने पूछा। हम तो मुंबई में ही थे, बस सिटी के आउटस्कर्ट्स में चले गए थे। आभा शॉक्ड रह गई। सारे लोग जो मुंबई में स्टेशन थे वो आउटस्कर्ट्स में चले गए। मिलिट्री का हेडक्वार्टर कोलाबा में था, मुंबई के नॉर्थ में। वेदांत ने बताया था कि में 30,000 सोल्जर्स थे। सबको लगा था कि वो सारे इवैक्यूएट हो गए, इसीलिए भारी बर्फबारी के बाद कोई सपोर्ट नहीं आया और सिटी अब तक कैओस में थी। देवेन ने नमन को आभा की मदद के लिए भेजा था और वो कहीं और से आया था, तो सबने यही अंदाजा लगाया था कि मुंबई में कोई मिलिट्री फोर्स नहीं बची। उस आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, शायद। आभा ने आईब्रो चढ़ाई। हम तो बस छोटे मोटे सिपाही हैं, ऊपर से ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। बर्फबारी से पहले हमें ऑर्डर मिला कि सिटी के बाहर जाकर पेड़ काटो। बाकी डिविजन्स को क्या ऑर्डर मिला?
हमें नहीं पता, लेकिन जब हम जा रहे थे मैंने कई मिलिट्री ट्रक देखे जो बेस से लोगों को ले जा रहे थे। उनके पास न तो हथियार थे न मार्चिंग पैक्स। तो मुझे लगता है वो सिटी में ही रुके होंगे। वो ग्रुप जिसमें हजारों लोग थे वो मुंबई छोड़कर नहीं गए होंगे बिना कुछ लिए। आधा महीना बीतने के बाद आउटस्कर्ट्स में एक और ग्रुप आया। बाद में सुना कि कई लोगों को टास्क दिए गए। हम पेड़ काट रहे थे, कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे थे, लोहा पिघला रहे थे, हर तरह का काम। पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ, मजाक समझा। शहर और देश की रक्षा करने वाले लोग मजदूरों का काम क्यों करेंगे? लेकिन बाद में सोचा शायद सच हो। बर्फबारी के बाद हम सिटी के बाहर फैक्ट्री में रहे। खाना पानी था तो साफ था कि पहले से अरेंजमेंट था। पेड़ काटना, पत्थर तोड़ना, लोहा पिघलाना, लगता था जैसे कोई मेगा स्ट्रक्चर बना रहे हों। और हमें अलग अलग ग्रुप्स में काम करवाया गया ताकि किसी को पूरा प्लान पता न चले। वो जगह जहां तुम पेड़ काट रहे थे वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं ना? आभा ने पूछा। पोलर नाइट थी, बाहर पूरा अंधेरा। भूकंप की तबाही ने दूरी और लोकेशन समझना और मुश्किल कर दिया था। लेकिन उस आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, ज्यादा दूर नहीं होगी। रियली, यहाँ घर बनाने के लिए जो लकड़ी यूज की वो हमने ही काटी थी। हर टीम की लकड़ी की गिनती के लिए मार्किंग्स थे। उसने पहले ये नहीं बताया था क्योंकि आभा ने पूछा नहीं था। अब जब पूछा तो उसने सब कुछ उगल दिया। तुम्हें क्या लगता है यशपाल क्या करने की कोशिश कर रहा है? आभा ने फिर पूछा। उस आदमी ने आभा को देखा, थोड़ा हिचकते हुए। मिस आभा, मुझे तो लगता है यशपाल बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। उसे डर था कि आभा सोचेगी कि वो यशपाल का साइड ले रहा है, लेकिन ये उसका सच्चा ख्याल था। क्यों ऐसा बोल रही हो? आभा उसकी बात से नाराज नहीं हुई और पूछती रही। उसने कहा, यशपाल का डिप्टी कमांडर का टाइटल भले ही बड़ा लगता हो, लेकिन डिप्टी कमांडर और कमांडर में फर्क होता है। उसके पास रियल पावर ज्यादा नहीं है। मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जैसा है, पैसा और पावर वालों की चलती है। बाहर निकलते वक्त आभा को अचानक लगा कि कोई पास से उसे देख रहा है। उसने उस दिशा में देखा और प्रशांत को पाया। आभा फट से उसके पास गई। अंदर नहीं आ रहे? प्रशांत ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताने आया हूँ। उदय से रमेश को पता चला कि उसके फादर ने उसे और उसकी मदर को बिना कुछ बताए क्यों छोड़ा, और उनके रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ बातें। ये इन्फो उसके लिए बड़ा शौक था, लेकिन उसने फिर भी घायल जानवरों का इलाज करने पर फोकस किया। फिर जल्दी से आभा को ढूंढने निकल गया। रमेश आभा के ठिकाने पर गया, लेकिन वो वहां नहीं थी। बाहर निकलते वक्त उसकी मुलाकात आभा से हुई, जो उतनी ही अजीब लग रही थी और उसे ढूंढने जा रही थी। मैं तो तुम्हें ढूंढने जा रही थी, आभा ने कहा और अंदर चल दी। क्या बात है? रमेश ने उदय से मिली अपने फादर की सारी बातें आभा को बताईं। उसने कहा, आभा, मैं अब कंफर्म कर सकता हूँ कि मेरे डैड को किसी एक्सपेरिमेंट में जबरदस्ती शामिल किया गया था। बाद में उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने चुपके से सब छोड़ दिया। और उन्हें जरूर पता होगा कि मेरी माँ कहाँ गई। आभा ने अपना हाथ उठाया, अपनी हथेली पर कमल का बर्थमार्क रमेश को दिखाया। तो फिर ये मेरे हाथ में क्या है? पहले रमेश ने इस बर्थमार्क के बारे में बहुत सीक्रेसी रखी थी। उसने आभा को चेतावनी दी थी कि किसी को इसके बारे में न बताए। जब आभा ने जोर दिया तो उसने कहा कि उसे पक्का नहीं पता, लेकिन उसके डैड के छोड़े गए लेटर्स में बार बार कहा गया था कि वो अपनी वाइफ या उनके रिलेटिव्स, खासकर अपने कजिन जिसके साथ उनकी बचपन से अच्छी बॉन्डिंग थी, का जिक्र न करें। बाद में रमेश को अपने डैड की रिसर्च के कुछ रिकॉर्ड्स पुरानी किताबों में मिले। उनमें एक ऑल्टरनेट डायमेंशन की स्टडी और कमल के फूल को एंट्रेंस के मार्कर के तौर पर यूज करने की प्लानिंग का जिक्र था। उनके शब्दों से रमेश को लगा कि उनकी ऑल्टरनेट डायमेंशन की रिसर्च में कुछ प्रोग्रेस हो चुकी थी। जब उसने आभा के हाथ पर कमल के आकार का बर्थमार्क देखा तो उसके डैड के सारे टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे रिकॉर्ड्स एक साथ जुड़ गए। उसे लगा कि वो लोग जो उसके डैड से रिसर्च करवाना चाहते थे वो शायद इससे रिलेटेड था, और उन्होंने ये सीक्रेट आभा में छिपाया था। आभा ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मेरे पेरेंट्स की रिसर्च का रिजल्ट होना चाहिए, और शायद इसीलिए उन्हें बिना कुछ बताए गायब होना पड़ा। चैप्टर 367। चूंकि ये उनकी रिसर्च है तो चलो अंकल से पूछते हैं कि माजरा क्या है, आभा ने कूल अंदाज में कहा और अपना हाथ वापस खींच लिया। क्या बोली? तुम्हें पता है मेरे डैड कहाँ हैं? रमेश थोड़ा एक्साइटेड हो गया। वो सालों से उन्हें ढूंढ रहा था बिना किसी सक्सेस के, और अब आभा को पता चल गया था। मुझे अभी अभी पता चला। मैं कुछ अरेंजमेंट्स करती हूँ और यहाँ की चीजें सेटल होने के बाद तुम्हें उनके पास ले चलूंगी। उसे भी कई सवालों के जवाब चाहिए थे। बेस का सारा इंतजाम करने के बाद आभा और रमेश प्रकाश को ढूंढने निकल पड़े। प्रशांत ने आभा को बताया था कि प्रकाश रंजीत की विला में है। जब भूकंप आया तो वो हड़बड़ाहट में भागे और प्रशांत ने उन्हें बचा लिया। बाद में प्रकाश को पता चला कि प्रशांत कटारा कम्युनिटी में रहता था। प्रकाश ने कहा कि उनके कुछ रिश्तेदार भी वहां रहते थे। प्रशांत ने उनके रिश्तेदारों की हालत पूछी तो प्रकाश बोले कि ये बात दशकों पुरानी है और उन्हें नहीं पता कि वो अब भी वहां है या नहीं। शायद अब नहीं है। दोनों कई दिनों तक साथ रहे।
फिर प्रशांत ने कहा कि उसे अपने दोस्त को ढूंढने जाना है और प्रकाश को साथ चलने को कहा, लेकिन प्रकाश ने मना रीडर_कंटेंट_पेज कर दिया। एक बार गलती से प्रकाश ने प्रशांत को अपने आप से बड़बड़ाते सुना, जिसमें उसने आभा का नाम लिया। प्रकाश ने तुरंत पूछा कि आभा कौन है। प्रशांत ने प्रकाश को आभा के बारे में कुछ बेसिक बातें बताईं और प्रकाश की आंखें तुरंत भर आईं। उन्होंने कहा कि आभा उनकी भतीजी है। प्रशांत फिर भागा भागा आभा को ढूंढने गया और उसे सारी बात बताई। उसने आभा को वो जगह का पता दिया जहां वो ठहरे थे और फिर निकल गया। उसने आभा को वार्निंग भी दी कि ज़ॉम्बी खत्म नहीं हुए हैं, वो बस अभी दिख नहीं रहे। उसने कहा कि बहुत सावधान रहना, क्योंकि उसे लग रहा था कि ज़ॉम्बी जल्द ही बड़े झुंड में मूव करेंगे। भूकंप ने मुंबई की ढेर सारी बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया था और शहर की कई सड़कें ब्लॉक हो गई थी, जिससे ट्रैवल करना टफ था। आभा ने प्लान किया था कि वो रमेश को लेकर प्रशांत और प्रकाश को ढूंढने कार से जाएगी, लेकिन कार से जाना शायद पैदल जाने से भी स्लो होता, तो दोनों पैदल ही उस जगह की ओर चल दिए जो प्रशांत ने बताई थी। रमेश, जो दिखने में एक कमजोर स्कॉलर टाइप लगता था, उसकी चाल हैरान करने वाली तेज थी। जब से दोनों भाई बहन मिले थे, उन्होंने अतीत या अपने बड़ों के बारे में ठीक से बात नहीं की थी। रमेश, तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ जैसी टैलेंटेड औरत ने यशवर्धन से शादी क्यों की? आभा ने यशवर्धन को पापा नहीं, बल्कि पूरा नाम लेकर बुलाया। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को उनके नाम से प्यार में बुलाते हैं, लेकिन आभा का केस ऐसा नहीं था। वो सचमुच यशवर्धन को अपना पिता नहीं मानती थी। रमेश ने कहा, शायद इसलिए कि यशवर्धन स्टेडी और ईमानदार था। ये दोनों शब्द यशवर्धन पर बिल्कुल फिट नहीं बैठते थे। जब रमेश को पता चला कि यशवर्धन के परिवार ने आभा के साथ क्या क्या किया, उसने उनके पूरे खानदान को कोस डाला था। उसे खुद अपने शब्दों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसे भी समझ नहीं आया कि उसकी आंटी ने यशवर्धन से शादी क्यों की। अगर बात लुक्स की थी, तो ऐसा भी नहीं था। ढेर सारे लोग जो यशवर्धन से ज्यादा अच्छे दिखते थे, वो उनकी माँ के पीछे पड़े थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यशवर्धन की बेटी नहीं हूँ, इसलिए उसमें मेरे लिए कोई पिता वाला प्यार नहीं था? त्रिशा ने आभा को बताया था कि वो यशवर्धन की बेटी नहीं है, और फिर वो फोटो जिसमें उसकी माँ किसी अनजान मर्द के साथ थी। शायद ये बात सच थी। रमेश आभा की बात सुनकर चौंक गया। उसकी आंखें फैल गईं। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? दोनों चलते चलते बात कर रहे थे। आभा बीच बीच में रमेश की तरफ देखती थी। देखने में तो ये कैजुअल लगता था, लेकिन वो हमेशा रमेश के एक्सप्रेशंस को गौर से देख रही थी। रमेश की हैरानी के नीचे एक हल्की सी घबराहट थी। वो हैरानी के पीछे अपनी घबराहट छुपा रहा था। शायद ये बात सच थी। त्रिशा ने मुझे बताया, आभा ने कहा। जब मैं छोटी थी, यशवर्धन ने मुझे ह्यूमन ट्रैफिकर्स को बेचने की कोशिश की थी। मैं हमेशा सोचती थी, भले ही यशवर्धन और मेरी माँ के बीच कोई प्यार न रहा हो और उनका तलाक हो गया हो, मैं तो फिर भी उसकी बेटी थी। कोई बाप अपनी खून की बेटी को इतना क्रूर होकर कैसे बेच सकता है? बाद में त्रिशा ने बताया कि मैं उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी, इसलिए वो मुझसे इतनी नफरत करता था और मुझे बेचना चाहता था। अगर सोचो तो बात समझ आती है। शायद मुझे देखकर उसे अपनी बेइज्जती याद आती थी, जिसकी वजह से वो मुझे अपनी नजरों से हटाना चाहता था। रमेश हैरान भी था और गुस्से में भी। उसने तुम्हें ह्यूमन ट्रैफिकर्स को बेचने की कोशिश की? वो जानवर, वो कमीना। मैं अब भी समझ नहीं पा रही, आभा ने आगे कहा। मेरी माँ को पता था कि मैं यशवर्धन की बेटी नहीं हूँ, फिर भी तलाक के वक्त उन्होंने मुझे उसके साथ छोड़ दिया, कस्टडी के लिए नहीं लड़ा। अगर सब ये न कहते कि मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हूँ, तो मैं ये भी शक करती कि क्या मैं उनकी बेटी हूँ भी या नहीं। आभा समझ सकती थी कि यशवर्धन ने उसे अपने पास रखा ताकि वो उसकी माँ और ग्रैंडफादर से फायदा उठा सके, लेकिन उन्हें पता था कि वो यशवर्धन की बेटी नहीं है, फिर भी उन्होंने उसे यशवर्धन के परिवार के पास छोड़ दिया। हाँ, ये सच है कि आभा ने खुद कहा था कि वो अपने डैड के साथ रहना चाहती है, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि वो अपनी जॉब में बहुत बिजी रहती है और शायद उसे ठीक से रख नहीं पाएगी। आभा बचपन से बहुत समझदार थी और उसने सोचा कि उसकी माँ उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती, इसलिए उसने खुद कहा कि वो अपने डैड के साथ रहेगी। तुम क्या बात कर रही हो? मैं वहाँ था जब तुम पैदा हुई थी। आंटी को तुम्हें जन्म देने में पूरा दिन रात लग गया, उनकी हालत खराब हो गई थी। कौन सी माँ अपनी बेटी से प्यार नहीं करेगी? तो फिर उन्होंने मुझे यशवर्धन के परिवार के पास क्यों छोड़ दिया? और मुझे यकीन है कि उन्हें मेरी हालत के बारे में पता चला होगा, लेकिन फिर भी वो मुझे लेने कभी नहीं आई। रमेश ने कहा, मुझे ठीक ठीक नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास कोई मजबूरी रही होगी। शायद, लेकिन मैं अब उनकी वजहों पर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रही। मैं बस क्यूरियस हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम सबके पास कोई राज है और तुम उसे मुझसे छुपा रहे हो। रमेश ने आभा की तरफ देखा और फिर कुछ नहीं बोला। काफी देर चलने के बाद दोनों आखिरकार उस जगह पहुंचे जो प्रशांत ने बताई थी। ये एक और बिल्डिंग थी जो भूकंप से तबाह हो चुकी थी, लेकिन आधी बिल्डिंग अभी भी रहने लायक थी। आभा और रमेश अंदर गए, मलबे और कचरे पर पैर रखते हुए। रमेश आभा से भी तेज चल रहा था।
लेकिन अंदर जाकर उन्हें न प्रकाश मिले न प्रशांत। पक्का यही जगह है ना? आभा ने इधर उधर देखा और कहा, शायद वो चले गए। उन्होंने कहा था कि वो हमारा इंतजार करेंगे, तो फिर पहले क्यों चले गए? रमेश को तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। क्या वो जॉम्बी या लुटेरों के चक्कर में फंस गए? आभा ने सिर हिलाया। प्रशांत के साथ होने पर चाहे जॉम्बी हो या हथियारबंद लोग, वो ठीक रहते। तो क्या वो अपनी मर्जी से चले गए? ऐसा ही लग रहा था, लेकिन आभा समझ नहीं पा रही थी कि क्यों। प्रशांत ने साफ कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, तो उसे पहले नहीं जाना चाहिए था। कुछ तो हुआ होगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो बिना आभा के चले गए, वो भी अपनी मर्जी से? आभा, इधर आकर देखो। आभा रमेश के पास गई। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी जमीन पर डाली, जहां ढेर सारे उलझे हुए फुटप्रिंट्स थे। साइज अलग अलग थे, लेकिन जूतों के सोल का पैटर्न एक जैसा था। आभा ने कहा, ये जरूर उसी टाइप के मिलिट्री बूट्स होंगे। आभा के आसपास कई लोग जो मिलिट्री से थे, वो ऐसे ही सोल पैटर्न वाले बूट्स पहनते थे। क्या उन्हें यशपाल के लोग ले गए होंगे? आभा ने जवाब दिया, शायद नहीं। वो अपनी मर्जी से गए, यानी नए लोगों के प्रति उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये यशपाल के लोग नहीं हो सकते। चैप्टर 368। आभा और रमेश को प्रशांत या प्रकाश नहीं मिले, तो वो खाली हाथ वापस लौट आए। उधर प्रशांत और प्रकाश, जो उनके लिए वेट करने वाले थे, अब एक मिलिट्री जीप में थे। प्रशांत आगे की सीट पर था और प्रकाश और एक मिडिल एज्ड आदमी पीछे बैठे थे। सॉरी यार, तुम्हें इतना झेलना पड़ा। उम्मीद है तुम मुझे लेट आने के लिए ब्लेम नहीं करोगे। प्रकाश ने हल्के से हंसते हुए कहा, देवेन, तुम इतने बिजी हो, फिर भी मुझे याद रखा। मैं तो पहले से ही थैंक्स फील कर रहा हूँ। देवेन ने लाचार सा सांस लिया। तुम्हारा टोन सुन के लग रहा है तुम थोड़ा गुस्सा हो। जैसे ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, मैंने रेस्क्यू के लिए आदमी भेजने की सोची, पर मिलिट्री में अंदर की सियासत और बाहर ज़ॉम्बीज की प्रॉब्लम ने मुझे रस्सी पर लटका दिया। तुम तो नेशनल ट्रेजर हो, और यशपाल को भी तुम्हारी वैल्यू पता है। इसीलिए मुझे पता था वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले पाया। नहीं नहीं, रंजीत ने मेरे साथ बढ़िया बिहेव किया। कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी बस। बाकी खाना पीना सब टॉप क्लास था। जो लोग ज़ॉम्बी बन गए या ठंड और भूख से मर गए, उनके मुकाबले मैं तो बहुत अच्छे हाल में हूँ। देवेन ने फिर सांस ली। कभी नहीं सोचा था कि न्यूक्लियर लीक इंसानों के लिए इतनी बड़ी तबाही लाएगा। अगर तुम जैसे साइंटिस्ट एंटीडोट डेवलप करने में जुटे न होते, तो शायद हम अब तक खत्म हो चुके होते। पैसेंजर सीट पर चुपचाप बैठा प्रशांत देवेन की बात सुनकर शॉक्ड हो गया। तो ज़ॉम्बी वायरस न्यूक्लियर लीक की वजह से फैला था। उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वैसे ये नॉर्मल ही था। ये शायद मिलिट्री सीक्रेट था, तो उनके जैसे लोग क्या जाने। लेकिन देवेन की बातों से लग रहा था कि उसे इस इंसिडेंट पर ज्यादा गुस्सा नहीं था। क्या ये उनके ही किसी आदमी की गलती से हुआ था? एक और बात जो प्रशांत की समझ में नहीं आई, जब देवेन ने उन्हें ढूंढा, तो प्रकाश ने उसे आभा का जिक्र करने से क्यों मना किया? उनकी बातों से तो लग रहा था कि वो एक दूसरे को जानते थे और शायद रिलेशन भी अच्छा था। लेकिन अभी जो हालात हैं, वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता था, प्रकाश ने भारी आवाज में कहा। टाइम कम था और उनकी एनर्जी लिमिटेड थी। इतने कम वक्त में वो ज्यादा एंटीडोट्स नहीं बना पाए। ज्यादातर एंटीडोट्स मिलिट्री वालों के लिए यूज हुए। थोड़ा सा मार्केट में गया, आम लोगों तक पहुंचा, लेकिन 60 से 70% पॉपुलेशन अभी भी वायरस से इन्फेक्टेड थी। अगर सिर्फ वायरस होता तो बात और थी, लेकिन वायरस के साथ साथ एक्सट्रीम ठंड और भारी बर्फबारी ने हालात और बिगाड़ दिए। लोग भारी तादाद में मर रहे थे। ये वो सीन था जो प्रकाश नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो अकेला इंसान था। ना तो वो क्लाइमेट चेंज कर सकता था, ना ही सबको बचा सकता था। उसे बहुत दुख हो रहा था। तुमने एक साइंटिस्ट के तौर पर जो हो सकता था, वो सब किया। नेचुरल डिजास्टर्स को इंसान के बस में नहीं किया जा सकता। आभा और उसका ग्रुप बेस पर वापस आए। वहां सब कुछ नॉर्मल था। एक दिन की गैर मौजूदगी में ना कोई लूटने आया, ना कोई ज़ॉम्बी दिखा। लेकिन वेदांत कहीं नजर नहीं आया। जब आभा गई थी, तब वो यहीं था और उसने कहीं जाने की बात भी नहीं की थी। भले ही वो कपल थे, लेकिन आभा उसकी हर छोटी मोटी बात में टांग नहीं अड़ाती थी। वेदांत को ना देखकर आभा डॉक्टर अवस्थी और उदय से मिलने गई ताकि अगले स्टेप्स प्लान कर सके। बेस अब रिबिल्ट हो चुका था, तो प्रोडक्शन फिर से शुरू करने का टाइम था। आभा अभी डॉक्टर अवस्थी और बाकियों से बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि बाहर अलार्म बज उठा। फिर से अटैक हो रहा था। आभा ने बंदूक उठाई और बाहर भागी। अंधेरे में उसकी गन की फ्लैशलाइट ने अटैकर्स के चेहरे उजागर किए। ये वही ग्रुप था जिसने पिछले बार अजित को बेवकूफ बनाया था और लाशों को अपने खूंखार कुत्तों को खिलाया था। पिछली बार कम लोगों की वजह से आभा को पीछे हटना पड़ा था। अब वो अटैक करने की सोच भी नहीं पाई थी कि ये लोग खुद उनके दरवाजे पर आ गए। उसके साथियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। धीरज के आदमियों और आभा के पास मौजूद गन्स और गोला बारूद की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से वो बिना किसी प्रेशर के लड़ रहे थे। लेकिन अटैकर्स भी कोई रैंडम भीड़ नहीं थे।
उनके पास भी ढेर सारा गोला बारूद था और लोग भी काफी थे, तो कुछ देर तक फाइट बराबर की रही। अचानक घर के पीछे से कुत्तों की भौंकने की आवाज आई। आवाज से लग रहा था कि कुत्ते बहुत थे और उनकी आवाजें डरावनी थी। आभा के ग्रुप के पास कोई कुत्ता नहीं था और ना ही उन्होंने रेस्क्यू किए गए जानवरों में कुत्ते रखे थे। जिन लोगों ने पिछले बार उन कुत्तों को देखा था जो नॉर्मल कुत्तों से 2 गुने बड़े थे, वो आवाज सुनते ही समझ गए कि क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत आभा की तरफ देखा। वो कुत्ते इंसानी मांस खाकर पाले गए थे और बेहद खूंखार थे। अगर वो सामने आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन आभा ने जैसे पीछे की आवाज सुनी ही नहीं। उसने सबको ऑर्डर दिया कि फायर पावर बढ़ाओ और किसी भी अटैकर को भागने मत दो। जल्द ही कुत्तों की भौंकने की आवाज धीमी पड़ गई और वो सामने की तरफ नहीं आए। ये क्या हो रहा है? हमारे छोड़े हुए कुत्ते अब चुप क्यों हैं? एक दाढ़ी वाले आदमी ने अपने आदमी से पूछा। मैंने अभी उनकी भौंक सुनी थी। शायद वो लोगों को खाने में बिजी हैं। वो मांस खाकर पाले गए हैं, बहुत खूंखार हैं। जब तक 2-4 लोगों को नहीं खा लेंगे, वापस नहीं आएंगे। शायद अभी वो फीस्ट कर रही हैं। थोड़ा वेट करो। उसके बोलने से पहले ही कुछ कुत्ते पीछे से भागते हुए निकले। वो जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। कुत्ते उन्मादी होकर नहीं बल्कि डरकर भाग रहे थे। वो घायल भी लग रहे थे, उनकी चाल अजीब थी। उन्हें समझ नहीं आया कि माजरा क्या है। तभी कई भेड़िए उनके पीछे दौड़ते हुए आए और आखिरी कुत्ते की गर्दन पर झपटे। कुछ ही पलों में उस कुत्ते की गर्दन टूट गई। दाढ़ी वाला आदमी ये सीन देखकर अपनी गन उठाने ही वाला था कि एक बुलेट उसके सिर की तरफ आई, जो उसके स्कैल्प को छूकर निकल गई। अगर वो वक्त पर नहीं हटा होता तो उसका सिर उड़ गया होता। उसे पता था कि ये स्नाइपर राइफल की गोली थी और आभा के कैंप में स्नाइपर्स थे। उसने अपना सिर छुआ जहां बालों का एक पैच उड़ गया था। गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसने ऑर्डर दिया, शूट करो। आज हमें ये जगह हर हाल में लेनी है। कुकू ने अपने भाइयों के साथ मिलकर सारे खूंखार कुत्तों को मार डाला। अब जब उसने देखा कि ये लोग अभी भी हार नहीं मान रहे, तो वो दुश्मनों की पोजीशन की तरफ दौड़ा। कुकू सबसे आगे था, बाकी भेड़िए उसके पीछे। कुकू पूरी तरह सफेद था और अंधेरे में चमक रहा था। उन भेड़ियों को मारो। आज रात हम भेड़िया खाएंगे। हाँ, तुम मुझे मारकर खाना चाहते हो? सपने में। चैप्टर 369। कुकू की स्पीड गजब की थी। लोगों ने बस एक सफेद चाप को चमकते देखा और पलक झपकते ही भेड़िए उनके सामने थे। उनकी गोलियां भेड़ियों को मिस कर गईं और अब भेड़िए उनके चेहरों के सामने थे। वो गन से चाकू पर स्विच भी नहीं कर पाए कि भेड़ियों के नुकीले दांत उनकी गर्दन में घुस गए। कुकू की लीडरशिप में 4 भेड़ियों ने चार्ज किया, जिससे दाढ़ी वाले आदमी का ग्रुप टाइट फायरिंग लाइन बना ही नहीं पाया। आभा के ग्रुप की फायर पावर ने उन्हें जल्दी ही पछाड़ दिया और उनके लोग भारी तादाद में मरने लगे। दाढ़ी वाला गुस्से में आग बबूला हो गया और एक बड़ी तलवार लेकर कुकू पर वार करने लगा। उस वक्त कुकू की पीठ दाढ़ी वाले की तरफ थी और वो किसी की गर्दन काटने में बिजी था। आभा को हमेशा कुकू पर भरोसा था। वो जानती थी कि जब कुकू सचमुच गुस्से में आता है तो वो किसी मर्द से कम नहीं। अब कुछ एक्स्ट्रा हेल्पर्स के साथ वो सीधा दुश्मनों के कैंप में घुस गया, उनकी रिदम बिगाड़ दी और आभा और उसके ग्रुप पर हो रही फायरिंग को कम कर दिया। लेकिन ये मूव डेंजरस था। दाढ़ी वाले आदमी को चाकू उठाते देख आभा ने फटाक से अपनी गन उसकी तरफ तानी। जैसे ही चाकू कुकू पर गिरने वाला था, 2 गोलियां एक के बाद एक दाढ़ी वाले के शरीर को भेद गईं। पहली गोली आभा की थी, दूसरी वेदांत की। वेदांत वापस आ गया था। आभा के ग्रुप और अब वेदांत के ग्रुप ने मिलकर दुश्मनों को बीच में फंसा लिया और आधे से ज्यादा को खत्म कर दिया। जंग का पासा तुरंत पलट गया। दाढ़ी वाला उनका लीडर था और उसके मरते ही बाकियों का हौसला टूट गया। वो इधर उधर भागने लगे, लेकिन कुकू और उसके साथियों ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। पीछा करके कुछ ही कांटों में सबको मार डाला। बेस की लाइट्स ने इलाके को रोशन कर दिया। वेदांत धीरे धीरे वापस चलकर आया, उसकी परछाई लंबी खिंच रही थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था, लेकिन आभा को उसमें से एक नई किलिंग इंटेंट फील हुई। पहले भी कई रेड्स हो चुके थे, यहाँ तक कि केशव के नाम पर आए ग्रुप ने आंगन में घुसपैठ भी की थी, फिर भी वेदांत इतना गुस्सा नहीं हुआ था। ये किलिंग इंटेंट उन लोगों के लिए नहीं था जिनसे वो अभी लड़े थे। आभा उसके पास गई, ऊपर देखा और पूछा, क्या बात है? वेदांत 2 सेकंड रुका, फिर सिर हिलाकर बोला, कुछ नहीं। कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। वो बस आभा को बताना नहीं चाहता था। आभा ने देखा कि कुछ तो परेशान कर रहा था और वो अभी डिसाइड नहीं कर पाया था कि बताए या नहीं, तो उसने ज्यादा प्रेशर नहीं डाला। प्रतीक और नमन ने फटाफट बाहर का इलाका साफ करने के लिए लोगों को भेजा। पेट्रोलिंग का इंतजाम किया गया और बाकी सबको अपनी पोस्ट पर वापस भेज दिया गया, जैसे कि कोई अटैक हुआ ही न हो। आभा और वेदांत अंदर गए। आभा ने पूछा, तुम कहाँ गए थे? जब वो गई थी तो उसने वेदांत को बताया था कि वो और रमेश बाहर जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। अब आभा के वेदांत से कोई सीक्रेट्स नहीं थे, तो उसने नेचुरली पूछ लिया कि वो कहाँ गया था। वेदांत ने भी कुछ नहीं छिपाया।
मैं उस अंडरग्राउंड आंगन में गया था जहां हम पिछली बार गए थे। घर वापस चलते वक्त उसने डिसाइड कर लिया था कि आभा से खुलकर बात करेगा। वेदांत ने पहले बताया था कि वो आंगन शायद उसकी माँ का हो सकता है, तो आज उसका वहां जाना उसकी माँ से रिलेटेड था। वेदांत ने आभा को अपनी माँ के बारे में कुछ बातें बताई थी। उसने कहा था कि उसकी माँ को उसके दादाजी ने उसके डैड के लिए चुना था और उसके डैड को वो ज्यादा पसंद नहीं थी। कुछ साल नाम मात्र के मैरिज के बाद उसकी माँ ने खुद डिवोर्स ले लिया ताकि उसके डैड वेदांश की माँ के साथ रह सके। उसके बाद उसकी माँ का क्या हुआ वेदांत ने नहीं बताया था और आभा ने पूछा भी नहीं था। मोम मुझे लेकर अलग रहने लगी थी जब उन्होंने डैड को डिवोर्स दिया। जब मैं हाई स्कूल में गया तो वो विदेश चली गईं। वो ज्वेलरी डिजाइनर थी, लेकिन उन्हें स्कल्पटिंग और आर्किटेक्चर में भी इंटरेस्ट था। वो आर्किटेक्चर स्टडी करने विदेश गई थी। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। मुझे हमेशा लगा कि वो विदेश में ही है, लेकिन जब तुम मुझे उस अंडरग्राउंड आंगन में ले गई तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत था। उसके होंठ थोड़े सूखे थे तो आभा ने उसके लिए पानी का ग्लास डाला। जब वो घर में अकेले होते थे तो आभा के स्पेशल डायमेंशन में स्टोर किया हुआ पानी यूज करते थे। आभा ने वेदांत की तरफ देखा। तुम्हें क्या मिला? वेदांत ने 2 घूंट पानी पिया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरी माँ शायद बहुत पहले ही देश वापस आ चुकी थी और उस आंगन में रह रही थी। वो एक ऐसी माँ थी जो अपने बेटे पर डिपेंड करती थी और उसे सारा प्यार देती थी। ये मुमकिन नहीं था कि वो वापस आए और वेदांत को न बताए। शहर को भारी बर्फ ने बंद करने से 1 महीने पहले मैंने उनसे फोन पर बात की थी। मैं उस वक्त भी विदेश में था। मैं उनसे मिलने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसी सेमिनार में बिजी हैं और टाइम नहीं निकाल सकती, तो मैं अकेले वापस आ गया। लेकिन आज जब मैं उस अंडरग्राउंड आंगन में गया तो पता चला कि वो न सिर्फ वापस आई थी बल्कि बहुत पहले से थी। ये जानना कि उसकी इतनी रिस्पेक्टेड और भरोसेमंद माँ ने उससे झूठ बोला था किसी के लिए भी बड़ा झटका होता। आभा को भी ऐसा ही कुछ झेलना पड़ा था। जब उसे पता चला कि वो यशवर्धन की बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी और उसकी माँ ने उसे फिर भी उनके साथ छोड़ दिया था, वो भी टूट गई थी। उसने तो ये भी सोचा था कि क्या वो अपनी माँ की असली बेटी भी है या नहीं। लेकिन वेदांत को जानने के बाद आभा को लगता था कि भले ही उसे अपनी माँ के झूठ का पता चला हो, वो इतना डिवास्टेट नहीं होना चाहिए था। कुछ और भी था। तभी उसे उस दिन वहां देखे गए ज़ॉम्बीज याद आए और उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। मैं आज फिर उस अंडरग्राउंड आंगन में गया, लेकिन पिछली बार वाला एंट्रेंस डिस्ट्रॉय हो चुका था, वेदांत ने आगे बताया। पिछली बार मैं उन ज़ॉम्बीज को काफी दूर तक फॉलो किया था और देखा था कि बाहर जाने के कई और रास्ते हो सकते हैं। मैंने सरफेस पर चेक किया और एक एंट्रेंस मिला। मैं उस रास्ते से अंदर गया। वेदांत रुका, फिर बोला, मैंने माँ को देखा। आभा शॉक्ड हो गई। उसने वेदांत के चेहरे को गौर से देखा। उसमें कोई दुख नहीं था, ना ही अपनी माँ को किसी खराब हालत में देखने का लुक था। वो वहां क्या कर रही थी? आभा ने पूछा, अपने दिमाग में आए ख्याल को दबाते हुए। वेदांत ने गहरी सांस ली और आभा की तरफ देखा। वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रही थी। जैसा आभा ने सोचा था, वो ज्यादा हैरान नहीं हुई। उसने हमेशा सोचा था कि वो ज़ॉम्बीज नेचुरल म्यूटेशन थे, लैब में बनाए गए ज़ॉम्बीज से अलग। लेकिन उसने कई बार नोटिस किया था कि नीति के पापा वाला ज़ॉम्बी राहुल के ग्रुप के म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज के साथ दिखता था। पहले उसने सोचा था कि शायद ज़ॉम्बीज भी अलायंस बनाते हैं, लेकिन अब उसे लग रहा था कि बात इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। क्या वो प्रशांत जैसी हैं? आभा ने पूछा। वेदांत ने सिर हिलाया। नहीं, वो नॉर्मल इंसान है। एक नॉर्मल इंसान जो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है, इसका सिर्फ एक मतलब हो सकता है। उनके पास ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने का तरीका है। सिर्फ वही शख्स ऐसा कर सकता है जिसने उन्हें बनाया हो और उनकी गहरी समझ हो, जैसे पहले विकास था। वेदांत ने आभा को सब कुछ बता दिया जो उसने देखा और सोचा, बिना उसके पूछे। वो खुद इस रिजल्ट से हैरान था, लेकिन उसे आभा को बताना था। क्या तुम्हें लगता है कि वो विकास के साथ थी? आभा ने फिर पूछा। वेदांत बोला, मुझे नहीं पता। आभा ने और कुछ नहीं कहा और दोनों के बीच खामोशी छा गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो और वेदांत सचमुच एक ही नाव में थे। जिस माँ के प्यार को वो गहरा समझते थे, वो झूठ और अनजाने सच से दागदार हो गया था। लेकिन आभा ने अपने अपनों से धोखा खाया था। इस दूसरी जिंदगी में उसने खुद से सुलह करना सीख लिया था और किसी भी चीज या फीलिंग से ज्यादा अटैच नहीं थी। चैप्टर 370। कुछ चीजें जब तुम दूर से देखते हो तो आसानी से एक्सेप्ट हो जाती हैं, आभा ने वेदांत को दिलासा देते हुए कहा। माँ बाप के साथ भी एक वक्त आएगा जब तुम्हारा रास्ता अलग हो जाएगा। बस टाइम की बात है। वेदांत नई बनी लकड़ी की कुर्सी पर पीछे टिका, पैर क्रॉस किए हुए। हल्की रोशनी में उसकी आंखें छायादार और पढ़ने में मुश्किल थी। वो ऐसा इंसान था जो अपनी फीलिंग्स कम ही दिखाता था। बाकी लोग सोचते थे कि उसका अपनी माँ से गहरा बॉन्ड है, क्योंकि बचपन से वो एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। जब उसकी माँ ने रॉय के परिवार को छोड़ा और उसके साथ अकेले रहने लगी, तो उसने वेदांत की ज्यादा देखभाल नहीं की।
छोटी उम्र से ही वेदांत समझदार था। वो जानता था कि उसके डैड को उसकी माँ पसंद नहीं थी और उनकी लाइफ मुश्किल थी। तो उसने खुद का ख्याल रखा और अपनी माँ को खुश करने की पूरी कोशिश की। ज्यादातर तलाकशुदा औरतें अपने बच्चों में अपनी सारी उम्मीदें और प्यार डाल देती हैं, लेकिन उसकी माँ ने ऐसा नहीं किया। वो अपनी जिंदगी जीती रही, वेदांत की ज्यादा परवाह नहीं की। वेदांत पहले सोचता था कि उसकी माँ उसकी इतनी फिक्र इसलिए नहीं करती थी क्योंकि रॉय के परिवार में उसके दादाजी उसका बहुत ख्याल रखते थे, तो उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन असल में वजह ये नहीं थी, उसकी माँ को बस उसकी परवाह नहीं थी। बाकी लोग माँ बेटे के बीच की ये बातें नहीं जानते थे, तो वो मानते थे कि वेदांत इतना परफेक्ट बेटा है कि उसकी माँ को फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन सच ये था कि उनका रिश्ता हमेशा से ऐसा ही था। वेदांत को उनके इस रिश्ते की आदत हो चुकी थी और उसने कभी बाहर वालों के सामने ना तो नाराजगी दिखाई, ना ही दुख। उसका अपनी माँ से रिश्ता वैसा नहीं था जैसा लोग सोचते थे, तो ये नया खुलासा उतना शॉकिंग नहीं था जितना लोग समझ सकते थे। उसे पहले से पता था कि उसकी माँ कैसी है। हम सचमुच एक जैसे बदकिस्मत हैं, वेदांत ने कड़वी हंसी के साथ कहा, फिर आभा को गहरी नजरों से देखा। शायद भगवान को लगा कि हमारी जिंदगी बहुत लकी थी, तो उसने हमारी मुलाकात करवा दी। आभा उसके पास गई और उसे हल्के से गले लगाया। हाँ, अब हम एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। प्रशांत और प्रकाश को देवेन एक रंगीन स्टील प्लेट से बने घर में ले गया। भूकंप ने ज्यादातर बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया था और जो बची थी वो खंडहर थी, रहने लायक नहीं। जिस इलाके में वो थे वहाँ भूकंप का कोई निशान नहीं था, ये अच्छे से बना था और डिफेंसिव फोर्टिफिकेशंस भी थे। वहाँ स्टील प्लेट्स के घरों का एक बड़ा ब्लॉक था, बाहर सेंट्रीज गार्ड दे रहे थे और आंगन में सैनिक इधर उधर घूम रहे थे। रास्ते में देवेन ने प्रशांत से बात की और इस बात का सच्चा अफसोस जताया कि उन्हें इतने लंबे समय तक अकेले ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ा। देवेन ने प्रकाश और प्रशांत के लिए अलग रूम का इंतजाम किया। प्रकाश सर, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताने दिया कि हम आभा और बाकियों का वेट कर रहे थे? प्रशांत ने धीमी आवाज में पूछा। हालांकि उसकी सुनने की शक्ति आम इंसान से कहीं बेहतर थी और उसे पता होता अगर कोई ईव्सड्रॉपिंग कर रहा हो, फिर भी उसने अपनी आवाज धीमी रखी ताकि सिर्फ वो दोनों सुन सकें। उसे पता था कि प्रकाश को देवेन पर शक है, तो उसने सहयोग किया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन वो अभी भी क्यूरियस था। प्रकाश ने प्रशांत की तरफ देखा और उसी तरह धीमी आवाज में बोला, सावधान रहने में कोई बुराई नहीं। उसके हाउस अरेस्ट में रखे जाने और अच्छा ट्रीटमेंट मिलने की वजह यह नहीं थी कि उसने ज़ॉम्बी वायरस को रोकने वाला इलाज ढूंढ लिया था, बल्कि उसकी स्पेशल गैम्बिट रिसर्च की वजह से थी। रंजीत बस एक मोहरा था, किसी बड़े शख्स के लिए काम करने वाला। पहले प्रकाश को लगता था कि वो शख्स यशपाल है, लेकिन यशपाल से मिलने के बाद उसे पता चला कि वो बस एक डिकॉय था। वह देवेन को लंबे समय से जानता था और वो लगभग फैमिली जैसे थे। वो उस पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे कोई और नहीं सूझ रहा था जो रंजीत को ऑर्डर दे सकता हो। उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन उसे एक्स्ट्रा सावधान रहना था। बेशक उसे ये भी पता था कि देवेन की मिलिट्री में बहुत इज्जत थी। प्रशांत जैसे सैनिक उसे रोल मॉडल मानते थे, तो वो बहुत डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकता था। शुक्र है प्रशांत को आभा की सच्ची फिक्र थी और उसने देवेन की स्टेटस और प्रेस्टीज की वजह से उसे बेट्रे नहीं किया। प्रकाश ने प्रशांत को फिर देखा। वो एक अच्छा नौजवान था, दयालु और ईमानदार। लेकिन इस एपोकैलिप्स में रोमांस कभी कभी डेथ सेंटेंस हो सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी भतीजी किसी मुसीबत में पड़े। आभा के बारे में जो कुछ भी उसे पता था वो प्रशांत से ही सुना था। प्रशांत ने आभा की अचीवमेंट्स की बात की थी, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम वेदांत है। कमांडर यशपाल का अभी तक कोई पता नहीं चला। क्या वो भूकंप में मर गया? देवेन का भरोसेमंद सबॉर्डिनेट बाहर से आकर रिपोर्ट देने लगा। ढूंढते रहो, वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, देवेन ने कहा। सबॉर्डिनेट ने सिर हिलाया। वैसे यशपाल को ढूंढते वक्त हमें एक औरत मिली। उसने कहा कि उसका नाम दिशा है और वो मिलिट्री की सीक्रेट एजेंट है। हमें पक्का नहीं पता था, तो हम उसे यहाँ ले आए। क्या आप उससे मिलना चाहोगे? दिशा, देवेन ने आईब्रो चढ़ाई। हाँ, उसने यही कहा। मैं उससे मिलता हूँ। दिशा भूकंप में मलबे के नीचे फंस गई थी। लकीली वो एक मेटल कैबिनेट के नीचे छिप गई थी, जिसने उसके लिए एक सेफ स्पेस बना दिया था। सेफ स्पेस होने के बावजूद बिना खाने पानी के वो ज्यादा देर नहीं टिक पाती। जब वो भूख से मरने की कगार पर थी, तब देवेन के आदमियों ने, जो यशपाल को ढूंढ रहे थे, उसे रेस्क्यू किया। जब देवेन अंदर आया, दिशा तुरंत अपनी स्टूल से उठी। भले ही ये जगह भूकंप से पहले के व्हाइट फील्ड जैसी नहीं थी, लेकिन भूकंप के बाद की दुनिया में ऐसी लिविंग कंडीशन टॉप क्लास थी। और सिर्फ मिलिट्री ही इतने कम समय में इतना बड़ा बेस बना सकती थी। दिशा ने देवेन को सैल्यूट किया। कमांडर सर। देवेन ने हाथ हिलाया। बैठ जाओ। दिशा ने हाथ नीचे किया और कुर्सी पर वापस बैठ गई। सॉरी कमांडर सर, मैंने सिर्फ आपसे मिलने के लिए कहा कि मैं मिलिट्री एजेंट हूँ। दिशा पहले सचमुच मिलिट्री एजेंट थी। दरअसल उसे देवेन ने खुद रिक्रूट किया था।
लेकिन बाद में उसने जाने की जिद की और उसका रवैया इतना पक्का था कि देवेन ने हामी भर दी। उसकी आइडेंटिटी कभी पब्लिक नहीं की। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। देवेन को ये जानकर हैरानी हुई कि दिशा ने मिलिट्री एजेंट की स्टेटस छोड़ दी थी, लेकिन चुपके से यशपाल के लिए काम कर रही थी और ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। देवेन ने उसे देखा लेकिन डांटा नहीं, बल्कि पूछा, यशपाल कहाँ है? दिशा ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। भूकंप से पहले उसने रंजीत और परम को एक टीम के साथ कटारा कम्युनिटी पर अटैक करने भेजा और फिर वो खुद चला गया।